हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर पीसीबी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं नाभिकीय रिएक्टर के बारे में। ध्यान से समझिएगा, नाभिकीय रिएक्टर होता क्या है। समीकरण 26 से समीकरण 28 में देखें ध्यान से, समीकरण 26 और समीकरण 28 है क्या। देखें, यह आपका समीकरण नंबर 26 है। ध्यान से देखिएगा, समीकरण नंबर 26 जिसमें 92 यूरेनियम 235 है। इस पर न्यूट्रॉन जो है टकरा रहा है इस पर 0N1, और यह 92 यूरेनियम 235 न्यूट्रॉन के टकराने से 92 यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो रहा है और टूट जा रहा है बेरियम और क्रिप्टन में, और 3 न्यूट्रॉन जो हैं बाहर निकल रहे हैं। तो जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन टकराता है तो यह बेरियम और क्रिप्टन में टूटता है और 3 न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं। ठीक है, यह हो गया 26 नंबर समीकरण। 28 नंबर में 92 यूरेनियम 235, इससे भी न्यूट्रॉन टकरा रहा है। यह चेंज हो रहा है जेनान और स्ट्रांसियम में, और 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि 92 यूरेनियम 235 दोनों कंडीशन में है। इससे न्यूट्रॉन टकराने के बाद दोनों स्थिति बन रही है, या तो वह बेरियम या क्रिप्टन में टूट सकता है, या फिर जेनान और स्ट्रांसियम में टूट सकता है। तो यदि न्यूट्रॉन के टकराने पर यूरेनियम, बेरियम और क्रिप्टन में टूटेगा तो 3 न्यूट्रॉन मुक्त होंगे, और यदि जेनान और स्ट्रांसियम में टूटेगा तो 2 न्यूट्रॉन मुक्त होंगे। और ये दोनों संभावनाएं हैं, अर्थात जब यूरेनियम का विखंडन होता है न्यूट्रॉन के टकराने से तो 5 न्यूट्रॉन के निकलने की संभावना होती है। ठीक है, और यह 2 कंडीशन में हो रहा है, दोनों स्थिति संभव है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम इसका आधा मानते हैं, अर्थात 2.5 मानते हैं, 2.5 न्यूट्रॉन मानते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, समीकरण 26 और 28 में वर्णित विखंडन से एक अति महत्वपूर्ण सत्य प्रतीत होता है। विखंडन क्रिया में एक अतिरिक्त न्यूट्रॉन की उत्पत्ति होती है। विखंडन की प्रक्रिया में क्या निकलता है? एक अतिरिक्त न्यूट्रॉन की उत्पत्ति होती है। प्रति यूरेनियम विखंडन में औसतः 2.5 न्यूट्रॉन की उत्पत्ति होती है। दोनों में 3 और 2 5 होता है, और प्रति पूछा जाए तो 2.5। टोटल 5 और प्रति पूछा जाए तो 2.5 कहेंगे। प्रति यूरेनियम विखंडन में औसतन 2.5 न्यूट्रॉनों की उत्पत्ति होती है। यह एक अनुपात है, क्योंकि कुछ विखंडन घटनाओं में 2 न्यूट्रॉन और कुछ में 3 न्यूट्रॉन की उत्पत्ति होती है। आपने देखा, जब यूरेनियम, बेरियम और क्रिप्टन में टूटता है तो 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है, और जब यूरेनियम, जेनान और स्ट्रांसियम में टूटता है तो 2 न्यूट्रॉन की उत्पत्ति होती है। इसलिए इसको आप कह सकते हैं कि प्रति यूरेनियम विखंडन में औसतन 2.5 न्यूट्रॉनों की उत्पत्ति होती है। इसके अतिरिक्त न्यूट्रॉन अन्य विखंडन क्रियाओं की शुरुआत कर सकते हैं। जो निकलने वाले न्यूट्रॉन हैं वे अन्य विखंडन क्रियाओं की शुरुआत कर सकते हैं, तथा और भी अधिक न्यूट्रॉन की उत्पत्ति हो सकती है। जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं वो फिर नए यूरेनियम नाभिक से टकराएंगे, जिससे फिर न्यूट्रॉन निकलेगा, और यह निकलने वाले न्यूट्रॉन भी अन्य यूरेनियम नाभिक से टकरा के न्यूट्रॉन को उत्पन्न कर सकते हैं। इससे एक श्रृंखला अभिक्रिया की संभावना बनती है, इससे एक चेन रिएक्शन की संभावना बनती है। ठीक है, यह विचार सबसे पहले एनरिको फर्मी ने रखा था। यह विचार सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने रखा था। यदि इस श्रृंखला अभिक्रिया को समुचित रूप से कंट्रोल किया जाए, इस श्रृंखला अभिक्रिया को समुचित रूप से नियंत्रित किया जाए
तो हमें एक अस्थाई ऊर्जा निर्गत हो सकती है। तो हमें जो है एक अस्थाई ऊर्जा मिल सकती है। कब? जब हम इस श्रृंखला अभिक्रिया को समुचित रूप से नियंत्रित कर सकें, कंट्रोल कर सकें। ठीक है। तो यदि इस श्रृंखला अभिक्रिया को समुचित रूप से नियंत्रित किया जाए तो हमें एक अस्थाई ऊर्जा निर्गत हो सकती है, निर्गत हो सकती है। ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में यही होता है। नाभिकीय रिएक्टर जो है उसमें श्रृंखला अभिक्रिया को कंट्रोल रूप में चलाया जाता है, जिससे एक अस्थाई ऊर्जा रिलीज होती है। यह घटना नाभिकीय रिएक्टर में होता है। और यदि श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित हो जाए, अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो इससे विखंडनकारी और विनाशकारी ऊर्जा निर्गत हो सकती है। जैसा कि यह इस तरह की घटना नाभिकीय बम में होता है। एटम बम में यही घटना होती है, जिसमें श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित हो जाती है, जिससे विनाशकारी ऊर्जा निकलती है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में जो यूरेनियम का विखंडन किया जाता है वह नियंत्रित तरीके से किया जाता है, जिससे ऊर्जा हमें मिलती है। जबकि नाभिकीय बम में, एटम बम में अभिक्रिया अनियंत्रित होती है, विखंडनकारी होती है, जिससे विनाशकारी ऊर्जा निकलती है। हालांकि किसी श्रृंखला अभिक्रिया को चलाए रखने के लिए, जारी रखने के लिए, किसी श्रृंखला अभिक्रिया को पोषित करने में एक और दुविधा है। किसी श्रृंखला अभिक्रिया को पोषित करने में, कंटिन्यू करने में एक और दुविधा है, जैसा कि यहाँ वर्णित है। क्या? प्रयोगों से हमें ज्ञात है कि मंद न्यूट्रॉन, तापीय न्यूट्रॉन जिसे कहते हैं, जो स्लो न्यूट्रॉन होते हैं, मंद न्यूट्रॉन, तापीय न्यूट्रॉन द्वारा तीव्र न्यूट्रॉनों की अपेक्षा 92 यूरेनियम 235 में विखंडन की ज़्यादा प्रायिकता होती है। तो जो मंद न्यूट्रॉन होते हैं वे यूरेनियम 235 से टकराते हैं, तो उससे विखंडन की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं तीव्र न्यूट्रॉनों की तुलना में। यह हमें प्रयोगों से ज्ञात है। प्रयोगों से हमें ज्ञात है कि मंद न्यूट्रॉनों अर्थात तापीय न्यूट्रॉनों द्वारा तीव्र न्यूट्रॉनों की अपेक्षा 92 यूरेनियम 235 में विखंडन की ज़्यादा प्रायिकता है। ठीक है। तो जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं वह बहुत तीव्र होते हैं, तो उनको स्लो करना पड़ता है, उनको मंद करना पड़ता है, ताकि यूरेनियम का ज़्यादा विखंडन हो सके। विखंडन में निकले तीव्र न्यूट्रॉन अन्य विखंडन प्रक्रिया करने की अपेक्षा बाहर भी निकल सकते हैं। विखंडन की प्रक्रिया में जो तीव्र न्यूट्रॉन निकल रहे हैं वह यूरेनियम से टकराने की जो संभावनाएं हैं उसके अलावा वह बाहर भी निकल सकते हैं। विखंडन में निकले तीव्र न्यूट्रॉन अन्य विखंडन प्रक्रिया करने की अपेक्षा बाहर भी निकल सकते हैं। ठीक है। तो विखंडन की अभिक्रिया को, श्रृंखला अभिक्रिया को कंटिन्यू करने के लिए आपको इन तीव्र न्यूट्रॉनों को कंट्रोल करना होगा, इनको मंद न्यूट्रॉन में चेंज करना होगा। नहीं तो यह तीव्र न्यूट्रॉन विखंडन अभिक्रिया के अलावा बाहर निकल जाते हैं। 92 यूरेनियम 235 के विखंडन में उत्पादित न्यूट्रॉन, 92 यूरेनियम 235 के विखंडन में जो उत्पन्न होने वाले न्यूट्रॉन हैं उनकी औसत ऊर्जा 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये न्यूट्रॉन जब तक कि इनका मंदन न किया जाए, ठीक है, ये न्यूट्रॉन जब तक कि इनका मंदन न किया जाए, इन्हें स्लो न किया जाए,
यूरेनियम नाभिक से क्रिया किए बिना ही रिएक्टर से बाहर निकल जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन को मंदन करना पड़ेगा, इनके रफ्तार को स्लो करना पड़ेगा, तभी यह यूरेनियम से टकराएंगे, नहीं तो यह बिना टकराए ही रिएक्टर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। तो 92 यूरेनियम 235 के विखंडन से उत्पन्न होने वाले न्यूट्रॉन की औसत ऊर्जा 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये न्यूट्रॉन जब तक कि इनका मंदन न किया जाए यूरेनियम नाभिक से क्रिया किए बिना ही रिएक्टर से बाहर निकल जाते हैं। यूरेनियम नाभिकों से इन तीव्र न्यूट्रॉनों के लिए श्रृंखला क्रिया को बनाए रखने में प्रयुक्त विखंडनी पदार्थ की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। यूरेनियम नाभिक से यह तीव्र न्यूट्रॉन टकराएं और चैन रिएक्शन होता रहे, इसके लिए यूरेनियम की बहुत अधिक मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए विखंडनी पदार्थ की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है। यूरेनियम नाभिक से इन तीव्र न्यूट्रॉनों के लिए श्रृंखला क्रिया को बनाए रखने में प्रयुक्त विखंडनी पदार्थ की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है। तीव्र न्यूट्रॉनों को हल्के न्यूट्रॉनों के साथ, ठीक है, यह जो तीव्र न्यूट्रॉन हैं, तीव्र न्यूट्रॉनों को हल्के न्यूट्रॉनों के साथ प्रत्यास्थ संघट्य द्वारा मंदित किया जाता है। तीव्र न्यूट्रॉनों को हल्के न्यूट्रॉनों के साथ प्रत्यास्थ संघट्य कराया जाता है, जिससे वे मंदित होते हैं। तीव्र न्यूट्रॉनों को हल्के न्यूट्रॉनों के साथ प्रत्यास्थ संघट्य द्वारा मंदित किया जाता है। वास्तव में चैडविक के प्रयोगों ने दर्शाया कि हाइड्रोजन के साथ प्रत्यास्थ टक्कर में, अगर ये जो तीव्र न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, इनका हाइड्रोजन के साथ प्रत्यास्थ टक्कर कराया जाए तो न्यूट्रॉन लगभग स्थिर हो जाते हैं तथा समस्त ऊर्जा प्रोटॉन द्वारा ले ली जाती है। ठीक है। यह चैडविक ने अपने प्रयोगों द्वारा दर्शाया कि हाइड्रोजन के साथ अगर इन तीव्र न्यूट्रॉनों का प्रत्यास्थ टक्कर कराया जाए तो न्यूट्रॉन लगभग स्थिर हो जाएंगे और अपने टोटल एनर्जी को प्रोटॉन जो है ले लेगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। यह स्थिति वैसे ही है जैसा किसी गतिमान कांच की गोली किसी अन्य स्थिर समान गोली के साथ आमने सामने की टक्कर। यह ठीक उसी तरह से है जैसे एक गतिमान गोली आ रही है और एक स्थिर गोली से टकरा रही है, तो गतिमान गोली जो है स्थिर हो जाएगी और स्थिर गोली जो है एनर्जी पाकर आगे बढ़ जाएगी, अर्थात एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाएगा। अतः रिएक्टर में तीव्र न्यूट्रॉनों को मंदित करने के लिए, रिएक्टर में इन तीव्र न्यूट्रॉनों को स्लो करने के लिए, मंदित करने के लिए विखंडनीय नाभिकों के साथ हल्के नाभिकों का प्रयोग किया जाता है। विखंडनीय नाभिकों के साथ हल्के नाभिकों का प्रयोग किया जाता है। ये हल्के नाभिक क्या काम करेंगे? ये अवमंदक का काम करते हैं। ये न्यूट्रॉनों के रफ्तार को स्लो करने का काम करते हैं। इन्हें अवमंदक कहते हैं, इन्हें मॉडरेटर कहा जाता है। रिएक्टर में तीव्र न्यूट्रॉनों को मंदित करने के लिए विखंडनीय नाभिकों के साथ हल्के नाभिकों का प्रयोग किया जाता है। प्रायः प्रयुक्त होने वाले अवमंदक जो न्यूट्रॉनों के रफ्तार को स्लो करने का काम करते हैं, जिन्हें अवमंदक कहते हैं, तो प्रायः प्रयुक्त होने वाले जो अवमंदक हैं उनमें जल है, भारी जल है और ग्रेफाइट है।
तो जल, भारी जल, ग्रेफाइट ये अवमंदक का काम करते हैं, अर्थात न्यूट्रॉन के वेग को कम करने का काम करते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो भारत का है, BARC, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के अप्सरा रिएक्टर में अवमंदक के रूप में जल का प्रयोग होता है। ठीक है। शक्ति उत्पादन के लिए प्रयुक्त भारत के अन्य रिएक्टरों में अवमंदक के रूप में भारी जल का उपयोग होता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मुंबई के अप्सरा रिएक्टर में अवमंदक के रूप में जल का यूज होता है, जबकि बिजली पैदा करने के लिए, शक्ति उत्पादन के लिए, इसके अलावा जो भारत में रिएक्टर हैं उनमें अवमंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग होता है। ठीक है। अवमंदक के उपयोग के कारण, अवमंदक के उपयोग के कारण किसी स्तर पर निकले न्यूट्रॉनों द्वारा विखंडनों की संख्या का उसके पिछले स्तर पर निकले न्यूट्रॉनों द्वारा विखंडन की संख्या के साथ अनुपात K का मान 1 से अधिक हो सकता है। ठीक है। बिना अवमंदक के कितना विखंडन हो रहा है और अवमंदक के कारण कितना विखंडन हो रहा है, इसका जो अनुपात है अर्थात K जो है, इसका मान 1 से अधिक हो सकता है। अवमंदक के उपयोग के कारण किसी स्तर पर निकले न्यूट्रॉनों के द्वारा विखंडनों की संख्या का उसके पिछले स्तर पर निकले न्यूट्रॉनों द्वारा विखंडन की संख्या के साथ अनुपात K का मान 1 से अधिक हो सकता है। ठीक है। अवमंदक के उपस्थिति में न्यूट्रॉनों ने कितना विखंडन किया है और बिना अवमंदक की उपस्थिति में न्यूट्रॉनों ने कितना विखंडन किया है, इन दोनों का अनुपात अगर निकाला जाए, पहले वाले अवमंदक की उपस्थिति में और बिना अवमंदक की अनुपस्थिति में, अनुपात K का मान 1 से अधिक हो सकता है। इस अनुपात को गुणन कारक कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहा जाता है। यह रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की वृद्धि दर को मापता है। यह जो K है, यह रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की वृद्धि दर को मापता है। K बराबर 1 के लिए रिएक्टर की प्रवृत्ति क्रांतिक कहलाती है। K बराबर अगर 1 है के लिए रिएक्टर की प्रवृत्ति, टेंडेंसी जो है वह क्रांतिक कहलाती है, जो स्थिर शक्ति उत्पादन की प्रवृत्ति के लिए ऐच्छिक है। K बराबर 1 जो है, यह रिएक्टर की प्रवृत्ति की क्रांतिक कहलाती है और स्थिर शक्ति उत्पादन के लिए यह प्रवृत्ति जो है ऐच्छिक है। K का मान 1 से अधिक होने पर क्रिया दर तथा रिएक्टर की शक्ति में चरघातांकी क्रम में वृद्धि होती है। अगर K का मान 1 से अधिक हो जाए तो क्रिया दर और रिएक्टर की शक्ति में चरघातांकी क्रम में वृद्धि होती है। K का मान 1 की संख्या के आसपास न होने पर रिएक्टर अतिक्रांतिक हो जाएगा। अगर K का मान 1 की संख्या के आसपास न हो तो रिएक्टर अतिक्रांतिक हो जाएगा तथा रिएक्टर में विस्फोट भी हो सकता है। तो K का मान 1 की संख्या के आसपास न होने पर रिएक्टर अतिक्रांतिक हो जाएगा तथा रिएक्टर में विस्फोट भी हो सकता है। सन 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल रिएक्टर में हुआ विस्फोट इस दुखद तथ्य को स्मरण कराता है कि नाभिकीय रिएक्टर में कोई दुर्घटना कितनी विनाशकारी हो सकती है। ठीक है। तो अगर नाभिकीय रिएक्टर में कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो ये बहुत विनाशकारी होगी और ऐसा जो है यूक्रेन के चेर्नोबिल रिएक्टर में हो चुका है 1986 में। ठीक है। क्रिया दर नियंत्रण कैडमियम, क्रिया दर नियंत्रण कैडमियम
जैसे न्यूट्रॉन अवशोषक पदार्थ से बनी नियंत्रक छड़ों द्वारा किया जाता है। जो क्रिया दर का नियंत्रण है वह कैडमियम पदार्थ से बनी नियंत्रक छड़ों द्वारा किया जाता है। यह कैडमियम क्या करता है? यह न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का काम करता है। ठीक है, क्रिया दर को कंट्रोल करने का काम कैडमियम छड़ द्वारा किया जाता है। क्रिया दर नियंत्रण कैडमियम जैसे न्यूट्रॉन अवशोषक पदार्थ से बनी नियंत्रक छड़ों द्वारा किया जाता है। नियंत्रक छड़ों के अलावा रिएक्टर में रक्षक छड़ को भी प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, नियंत्रक छड़ों के अलावा, कंट्रोल राड के अलावा रिएक्टर में रक्षक छड़ का भी यूज करते हैं। इन रक्षक छड़ों को आवश्यकता पड़ने पर रिएक्टर में प्रवेश कराकर के का मान शीघ्रता से 1 से कम कर दिया जाता है। यह जो रक्षक छड़ हैं, आवश्यकता पड़ने पर इनको रिएक्टर के अंदर डाला जाता है, जिससे के का मान तेजी से 1 से कम हो जाता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले यूरेनियम, नेचुरल रूप से प्राकृतिक रूप में पाए जाने यूरेनियम में प्रचुर 92 यूरेनियम 238 समस्थानिक अविखंडनीय होता है। जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला यूरेनियम है उसमें 92 यूरेनियम 238 पाया जाता है, जो क्या है? अविखंडनीय होता है। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले यूरेनियम में प्रचुर 92 यूरेनियम 238 समस्थानिक अविखंडनीय होता है। जब इसमें किसी न्यूट्रॉन का ग्रहण होता है, जब यह किसी न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है, तो यह अत्यंत रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम का उत्पादन करता है। 92 यूरेनियम 238 किसको पैदा करता है? रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम का उत्पादन करता है। तो यह 92 यूरेनियम 238 है। यह न्यूट्रॉन को कैप्चर करेगा, 92 यूरेनियम 239 में चेंज होगा, टूट जाएगा नेपच्यूनियम में। ठीक है, यह नेपच्यूनियम जो है प्लूटोनियम में चेंज हो जाएगा। तो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले यूरेनियम में 92 यूरेनियम 238 जो है समस्थानिक, वह अविखंडनीय होता है। इसको विखंडनीय बनाने के लिए इसमें न्यूट्रॉन को कैप्चर कराया जाता है, न्यूट्रॉन ग्रहण कराया जाता है, जिससे यह अत्यंत रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम में चेंज हो जाता है। प्लूटोनियम में मंद न्यूट्रॉनों के प्रहार से विखंडन हो सकता है। ठीक है, प्लूटोनियम में अगर मंद न्यूट्रॉन टकराएं तो उसका विखंडन हो सकता है, लेकिन यूरेनियम 238 का विखंडन नहीं होगा क्योंकि यह अविखंडनीय है। ठीक है, चित्र 13.5 में तापीय न्यूट्रॉन विखंडन पर आधारित किसी नाभिकीय रिएक्टर का सरलीकृत प्रारूप दर्शाया गया है। ठीक है, तो एक नाभिकीय रिएक्टर का सरलीकृत रूप यहाँ पे दर्शाया गया है, इसको आप देखें ध्यान से। तापीय न्यूट्रॉन विखंडन पर आधारित किसी नाभिकीय रिएक्टर का सरलीकृत रूपरेखा आप देखें ध्यान से। इसमें नियंत्रक छड़ें लगी हुई हैं। यह एक क्रोड है, क्रोड में नियंत्रक छड़ें हैं। इस क्रोड के बाहर देखें परावर्तक लगा हुआ है, क्रोड के बाहर परावर्तक है। यहाँ देखें एक शीतलक है जो इसको ठंडा करने का काम करता है, फ्लो होता रहता है हमेशा शीतलक का। ठीक है, और यहाँ पे टरबाइन लगी हुई है, टरबाइन को भाप, ठीक है, जो भाप से चलता है। ऊष्मा परिवर्तक भाप जनित्र है टरबाइन। संपीडक से जल, संपीडक से जल डाला जा रहा है, टरबाइन से भाप निकल रहा है। ऊष्मा परिवर्तक अर्थात यह भाप जनित्र है। तो यह सारे चैम्बर्स जो हैं एक तापीय न्यूट्रॉन विखंडन पर आधारित नाभिकीय रिएक्टर में होते हैं, जिनका अलग अलग काम होता है।
क्रोड में आप देख रहे हैं नियंत्रक छड़ें लगी हुई हैं। क्रोड के चारों तरफ परावर्तक लगा हुआ है। क्रोड में शीतलक प्रवाह किया जा रहा है जो इसको ठंडा रख सके। ठीक है, ध्यान से देखें, यह एक नाभिकीय रिएक्टर का फिगर है जो आपके बुक के पिछले पन्ने पर बना हुआ है पीछे की तरफ। ठीक है, यह इसके अंदर का क्षेत्र है जिसे क्रोड कहा गया था। यह क्रोड है जिसमें विखंडन की घटना होती है। यह सब राड लगे होते हैं जो नियंत्रक छड़े होते हैं जिसको कंट्रोल करते हैं। इमरजेंसी राड लगे होते हैं और यहाँ पर जो है यह जो पाइपें लगी हैं इसमें जो है शीतलक जो है प्रवाह होता रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो चित्र में आपने तापीय न्यूट्रॉन विखंडन पर आधारित किसी नाभिकीय रिएक्टर का सरलीकृत प्रारूप देखा। रिएक्टर की क्रोड जो है नाभिकीय विखंडन का क्षेत्र है। रिएक्टर का जो क्रोड वाला हिस्सा है वही नाभिकीय विखंडन का क्षेत्र होता है। इसमें उपयुक्त सांचे हुए रूप में ईंधन तत्व होते हैं। इसमें उपयुक्त सांचे हुए रूप में ईंधन तत्व होते हैं। यह ईंधन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यूरेनियम की अपेक्षा 92 यूरेनियम 235 में प्रचुर बहुल यूरेनियम भी हो सकता है। जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है 92 यूरेनियम 238, वह 92 यूरेनियम 235 में हो सकता है। क्रोड में न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए मंदक लगे होते हैं। क्रोड में न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए मंदक लगे होते हैं। दरार में से छूटने को रोकने के लिए, लीकेज होने के लिए क्रोड पर रिफ्लेक्टर लगे होते हैं, परावर्तक लगे होते हैं जिससे लीकेज न होने पाए। दरार में से छूटने को रोकने के लिए क्रोड एक परावर्तक द्वारा घिरा होता है, रिफ्लेक्टर द्वारा घिरा होता है जिससे लीकेज न होने पाए। एक समुचित शीतलक द्वारा, ठीक है, एक समुचित कूलेंट द्वारा, एक समुचित शीतलक द्वारा विखंडन में निकली ऊर्जा अर्थात ऊष्मा को निरंतर हटाया जाता है। ठीक है, एक समुचित शीतलक द्वारा विखंडन में निकली ऊर्जा को लगातार हटाया जाता है। विखंडित रेडियो एक्टिव उत्पादों के पलायन को रोकने के लिए पात्र लगे होते हैं। जो विखंडित रेडियो एक्टिव उत्पाद हैं इनका पलायन न हो या दूसरे जगह न जाएं, उनको रोकने के लिए भी इसमें बर्तन लगे होते हैं, पात्र लगे होते हैं। इन सारी व्यवस्था से हानिकारक विकिरणों को बाहर न आने देने के लिए एक कवच का उपयोग किया जाता है। इन सारी व्यवस्था से हानिकारक किरणें बाहर न आने देने के लिए एक कवच का उपयोग किया जाता है। न्यूट्रॉनों के अवशोषण की उच्च क्षमता वाली छड़ों, न्यूट्रॉनों के अवशोषण की, न्यूट्रॉन को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित कर सकें ऐसी उच्च क्षमता वाली छड़ों जैसे कि कैडमियम की बनी हुई छड़ों के उपयोग से रिएक्टर को बंद किया जा सकता है। ठीक है, न्यूट्रॉनों की अवशोषक की उच्च क्षमता वाली छड़ों के उपयोग से रिएक्टर को बंद किया जा सकता है। और यह छड़ कौन सी होती हैं? कैडमियम की बनी होती हैं। शीतलक से ऊष्मा एक कार्यकारी द्रव्य को स्थानांतरित की जाती है। ठीक है, जो शीतलक होता है, जो कूलेंट होता है, उससे ऊष्मा को, हीट को एक कार्यकारी द्रव्य में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जिससे भाप का उत्पादन होता है। शीतलक से ऊष्मा एक कार्यकारी द्रव्य को स्थानांतरित किया जाता है जिससे भाप का उत्पादन होता है, जिससे स्टीम बनता है। ठीक है, इस भाप का क्या यूज है?
इस भाप से टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, इस भाप से टरबाइन को घुमाकर विद्युत का उत्पादन होता है। किसी अन्य शक्ति रिएक्टर की तरह ही नाभिकीय रिएक्टर से काफ़ी मात्रा में निरर्थक उत्पाद भी निकलते हैं। किसी अन्य शक्ति रिएक्टर की तरह ही नाभिकीय रिएक्टर से भी काफ़ी मात्रा में निरर्थक उत्पाद निकलते हैं, परंतु नाभिकीय निरर्थकों के निराकरण में विशेष ध्यान देना होता है। नाभिकीय निरर्थकों के निराकरण में विशेष ध्यान देना होता है। क्यों? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव तथा हानिकारक होते हैं। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव तथा हानिकारक होते हैं, इसलिए इन नाभिकीय निरर्थकों के निराकरण में, इनको फेंकने में विशेष ध्यान दिया जाता है। इनको मोटे मोटे स्टील के ड्रम में भरकर स्टील के ऊपर डेंजर का साइन बना के उस पर, ठीक है, लिख कर इनको समुद्र में डुबाया जाता है, या फिर चट्टानों में, रेगिस्तानों में खन कर दबाया जाता है। रिएक्टर के संचालन, उनके रखरखाव तथा व्यतीत ईंधन के लिए विस्तृत सुरक्षा प्रबंध किए जाते हैं। रिएक्टर के संचालन, उनके रखरखाव तथा व्ययित ईंधन के लिए विस्तृत सुरक्षा प्रबंध किए जाते हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में ये सुरक्षा प्रबंध विशिष्ट हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में ये सुरक्षा प्रबंध जो है विशिष्ट हैं। रेडियो एक्टिव अपशिष्टों को कम सक्रिय तथा अल्पजीवी द्रव्यों में परिवर्तित करने की संभावनाओं के अध्ययन के लिए एक समुचित उपयुक्त योजना के विकास पर कार्य चल रहा है। ठीक है, तो जो रेडियो एक्टिव अपशिष्ट हैं, इनको कैसे कम सक्रिय किया जाए और इनको अल्पजीवी द्रव्यों में परिवर्तित किया जाए, इसके संभावना के अध्ययन के लिए एक समुचित उपयुक्त योजना के विकास पर कार्य चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका नाभिकीय रिएक्टर के बारे में। जैसा आप फिगर देख रहे हैं, यह एक नाभिकीय रिएक्टर है जिसका ये क्रोड एरिया है। थैंक यू।